बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस 4th लेक्चर में बेसिकली हमने जिस कंसेप्ट को सीखना है उसको किरचॉफ करंट लॉ कहा जाता है और शॉर्टली हम इसको KCL कहा करेंगे। इसको किरचॉफ पॉइंट लॉ या पॉइंट रूल भी कहा जाता है, इसको किरचॉफ नोड रूल भी कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जब हम किसी रूल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड इज़ ज़ीरो। तो जब आप किसी भी सर्किट में देखते हैं एक से ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, एक से ज़्यादा उसके अंदर रजिस्टर्स मौजूद होते हैं, एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज भी मौजूद हो सकते हैं कम्प्लेक्स सर्किट्स में। तो उसमें हर नोड के ऊपर कुछ ब्रांचेस वहाँ पर करंट ट्रांसपोर्ट कर रही होंगी, इसका मतलब है कुछ वहाँ पर करंट जो है भेज रही होंगी, इसका मतलब है करंट वहाँ पर कहीं से आ रहा होगा। और कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर करंट यानी कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो करंट्स को वहाँ से लीव आउट करवाती हैं, इसका मतलब है कुछ जो है वो करंट सोर्स के तौर पे काम करते हैं कुछ ब्रांचेस, कुछ जो है वो करंट के सिंक के तौर पे काम करती हैं। तो हमने ये देखना है कि जब हमने ये रूल अप्लाई करना है तो इन दो कन्वेंशंस का हमें सहारा लेना पड़ेगा। पहली जो कन्वेंशन है वो है इनकमिंग करंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जितने भी ब्रांचेस करंट को उस नोड की तरफ भेज रही होंगी उन करंट्स को हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। और दूसरा है आउटगोइंग करंट्स या लीविंग करंट्स आर टेकन एज नेगेटिव। तो हम यहाँ पर इन दो कन्वेंशन को हम यूज़ करेंगे। इसमें यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक सर्किट मैंने ड्रॉ किया। इस सर्किट में अगर आप देखें 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 और R4, ये पॉइंट P के ऊपर इनका जंक्शन है, मिल रही हैं। अब अगर आप देखें मैंने हर ब्रांच में एक करंट जो है वो लेबल किया हुआ है, साथ उसके डायरेक्शन असाइन की हुई है। R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3 और R4 में I4। अब अगर आप देखें ये जो I1 करंट है और I2 करंट है जो कि R1 और R2 में पास कर रहा है, ये दोनों करंट्स इस पॉइंट P की तरफ आ रहे हैं। यानी R1 में आप देखें टॉप से बॉटम यानी पॉइंट P की तरफ आ रहा है, R2 में लेफ्ट से राइट की तरफ यानी पॉइंट P की तरफ आ रहा है। R3 में अगर आप देखें ये करंट पॉइंट P से अवे मूव कर रहा है। R4 में अगर आप देखें ये पॉइंट P से अवे मूव कर रहा है। इट मीन्स जो पॉइंट P की जानिब आने वाले करंट्स है I1 और I2, आपने इन दोनों को सम अप किया और इन दोनों को पॉजिटिव ट्रीट किया। और जो करंट यहाँ से लीव कर रहे हैं I3 और I4, आपने इन दोनों को भी सम किया लेकिन इनको नेगेटिव ट्रीट किया, इसलिए I3 के साथ नेगेटिव साइन, I4 के साथ नेगेटिव साइन। अब ये जो -I3 और -I4 आप इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये +I3 और +I4 हो जाएंगे। अब आप इसी स्टेटमेंट को एक नई शक्ल दे सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे आप देखते हैं I1 और I2 इन दोनों का सम है, और राइट साइड पे आप देख रहे हैं I3 और I4 इन दोनों का सम है। तो इट मीन्स लेफ़्ट साइड पे क्या चीज़ मौजूद है, सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट्स। राइट साइड पे क्या मौजूद है, सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट्स। तो आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को, इस करंट लॉ को इस शक्ल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जब आप किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद किसी भी सर्किट को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को नोड एनालिसिस कहा जाता है, क्योंकि हमने हर नोड के ऊपर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना होता है। तो इसलिए इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द नोड्स ऑफ द सर्किट, लेबल देम एंड असाइन ईच ऑफ देम अ वोल्टेज। सबसे पहला काम आप सर्किट में देखें कि कितने नोड्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करें। नोड हमने सबसे पहले ही लेक्चर में स्टडी किया था कि नोड क्या होता है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस यानी रजिस्टर्स या वोल्टेज सोर्सेज आपस में मिल रहे होंगे, उस पॉइंट को एक नोड कहा जाता है। तो सबसे पहला काम है कि आप सर्किट में जितने भी नोड्स होंगे उनको आइडेंटिफाई कर दें। हर नोड को कोई नाम दे दें, जैसे आप फ़र्ज़ करें 4 नोड्स हैं तो आप कह दें नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, या नोड A, नोड B, नोड C, नोड D, इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। एंड असाइन ईच ऑफ देम अ वोल्टेज, हर नोड को एक वोल्टेज असाइन कर दें आप, यानी कहें कि पहले नोड का वोल्टेज V1 है, दूसरे नोड का वोल्टेज V2 है, तीसरे नोड का वोल्टेज V3 है, चौथे नोड का वोल्टेज V4 है, एंड सो ऑन। दूसरे स्टेप पे चूज वन नोड एज रेफरेंस नोड एंड असाइन इट 0 वोल्ट। किसी एक नोड को आप रेफरेंस नोड के तौर पे ट्रीट करें और आप उसको 0 वोल्ट असाइन कर दें। अब रेफरेंस नोड किसको चूज़ करना चाहिए,
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली अ नोड वेयर मोस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस मीट इज चूजन एज रेफरेंस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस मिलती हैं उसको रेफरेंस के तौर पे चूज़ किया जा सकता है, या आसानी के लिए ये भी किया जाता है कि जहाँ पर नॉर्मली बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल्स मिल रहे होते हैं तो कोशिश की जाती है कि उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर लिया जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अप्लाई KCL किरचॉफ करंट लॉ एट ऑल द नोड्स वेयर ओनली रजिस्टर्स मीट। कुछ नोड्स अब ऐसे होंगे जहां पर सिर्फ रजिस्टर्स मिल रहे होंगे, आपने उन नोड्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर देना है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज चूजन आर्बिट्रेरीली। अब कुछ में जो करंट आ रहा है, कुछ में करंट लीव कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? वो आपने आर्बिट्रेरीली डायरेक्शन असाइन कर देनी। जैसे मैंने यहाँ पर इस सर्किट में R1, R2, R3, R4 को आर्बिट्रेरीली I1, I2, I3, I4 जो है वो असाइन कर दिए थे, कुछ इसकी जानिब कुछ इससे दूर, तो आप भी आर्बिट्रेरीली असाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से असाइन करना है। अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस रूल बिटवीन नोड्स वेयर बैटरीज आर कनेक्टेड। जिन नोड्स के दरमियान बैटरीज कनेक्टेड हैं वहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस रूल, यानी आपने उन दोनों नोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल नोड के बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रखना है। पांचवें स्टेप में सॉल्व द इक्वेशंस फॉर अननोन नोड वोल्टेजेस। अब आपने जितनी भी इक्वेशंस आपको मिल चुकी हैं उन सब इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस केस के लिए? अननोन नोड वोल्टेजेस के लिए। एक नोड वोल्टेज तो आपको स्टार्ट में पता चल गया था रेफरेंस नोड का, बाकी जितने भी रह जाएंगे ये जो आपने थर्ड और फोर्थ स्टेप पे इक्वेशन बनाई होंगी उन इक्वेशन की मदद से आप उनको सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट स्टेप है फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। जब आप ये सब काम कर लेंगे तो आप हर ब्रांच में से करंट जो है वो ईजिली मालूम कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम एक सर्किट को सॉल्व करेंगे, और इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो तरीकाकार हम इस्तेमाल करेंगे वो वही नोड एनालिसिस वाला होगा। तो अगर आप इस सर्किट में देखें, इस सर्किट में सबसे पहले मैंने नोड A लेबल किया, उसके बाद नोड B लेबल किया, नोड C लेबल किया, नोड D लेबल किया और नोड E लेबल किया। तो सबसे पहला काम क्या है? लेबलिंग करना। लेबल करने के बाद आपने हर नोड को एक वोल्टेज असाइन कर दिया, VA, VB, VC, VD एंड VE। दूसरे स्टेप पे अब हम आ जाते हैं। दूसरे स्टेप में हमने एक नोड को रेफरेंस नोड चूज़ करना था, तो हमने ये E नोड जो है जहाँ पर इस बैटरी का भी नेगेटिव टर्मिनल, इस बैटरी का भी नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है और ये R4 का भी लो टर्मिनल मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 ब्रांचेस भी मिल रही हैं और बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल भी मिल रहे हैं। मैंने इसको रेफरेंस नोड यानी इसको 0 वोल्ट चूज़ कर लिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने थर्ड स्टेप में हमने कहा था कि ऐसे तमाम नोड्स जहाँ पर सिर्फ रजिस्टर्स मिल रहे हैं वहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला मैं अगर आप नोड B को देखें नोड B के साथ 3 रजिस्टर मिल रहे हैं, R1, R2, R3। अब R1 में मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट राइट साइड पे असाइन कर दी, R2 में करंट बॉटम साइड पे और R3 में करंट राइट साइड पे आपने असाइन कर दिया। अब अगर आप देखें पॉइंट B पे I1 करंट इसकी जानिब आ रहा है, I2 करंट और I3 करंट यहाँ से अवे लीव कर रहा है। तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं I1 इनकमिंग करंट लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये राइट साइड पे यानी अवे मूव कर रहे हैं। तो ये नोड B के ऊपर आपने इक्वेशन लिखी। अब I1, अब आपको पता है ओम्स लॉ के मुताबिक करंट किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर I1 देखें, ये I1 कहाँ से स्टार्ट हुआ? नोड A से। कहाँ पर आ रहा है? नोड B की जानिब। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला VA माइनस VB डिवाइडेड बाय इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसको आपने R1 कह दिया। उसके बाद I2 देखें नोड B से जा रहा है नोड C की जानिब, तो आपने नोड B का पोटेंशियल VB माइनस नोड C का पोटेंशियल VC डिवाइडेड बाय R3 B नोड से D नोड की जानिब मूव कर रहा है, तो VB माइनस VD डिवाइडेड बाय R3। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया आपने। अब आप अगर नोड D को देखें, इस पे भी सिर्फ रेजिस्टर्स मिल रहे हैं, यानी एक साइड से R3 और एक साइड से R4। R3 में जो करंट है वो I3 है, R4 में जो करंट है उसको आपने नाम कर दिया I4। तो एक ही करंट इसकी जानिब आ रहा है, एक ही करंट यहाँ से अवे लीव कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं I3
इज इक्वल टू I4, और ये सारी सिचुएशन है नोड डी पे। I3 की वैल्यू आपने यहाँ पर भी लिखी थी, दोबारा से हम लिखते हैं कि ये बी नोड से डी नोड की जानिब आ रहा है, तो VB माइनस VD डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू VD माइनस VE, क्योंकि I4 D से E की जानिब मूव कर रहा है, तो VD माइनस VE ओवर R4। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आपने कह दिया। अब हम इसके बाद चौथे रूल की जानिब आते हैं। चौथे रूल में हमने ये कहा था कि हम ये काम करेंगे कि जहाँ जहाँ पर बैटरीज लगी हुई हैं वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहली बैटरी लगी हुई है नोड A और नोड E के दरमियान, तो A और E का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VE दैट मस्ट बी इक्वल टू E1। उसके बाद दूसरी बैटरी ये नोड C और नोड E के दरमियान लगी हुई है, इट मीन्स आप क्या करेंगे VC माइनस VE इज इक्वल टू E2। तो ये आपके पास पांचवी इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 नोड से एक नोड का वोल्टेज तो आपको बेसिकली पहले ही पता चल गया था, बाकी आपने इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 और 5 डिज़ाइन कर ली उन कन्वेंशंस के मुताबिक, और डिज़ाइन करने के बाद आपने इन 5 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास अननोन पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो 5वां स्टेप क्या है, सॉल्व 5 इक्वेशन फॉर वैल्यूज़ ऑफ VA, VB, VC एंड VD। VE का तो आपको पहले ही पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास इन इक्वेशन को इस्तेमाल करने के बाद तमाम नोड्स के वोल्टेजेस आ जाएंगे जिनको आप यूज़ करेंगे। I1 आपको पता है जो R1 में करंट पास कर रहा है VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R1, I2 VB माइनस VC डिवाइडेड बाय R2, I3 VB माइनस VD डिवाइडेड बाय R3, और I4 VD माइनस VE डिवाइडेड बाय R4। तो इस तरह से आप जो है वो 1 बाय 1 तमाम नोड वोल्टेजेस को इस्तेमाल करके सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, जिस एग्जांपल में हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्किट लिया है जिसमें हमारे पास तमाम बैटरीज के वोल्टेजेस भी मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे पास तमाम रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। तो पहला काम ये है आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग एंड असाइनिंग ऑफ वोल्टेजेस टू ऑल नोड्स। तो अगर आप देखें मैंने यहाँ पर 5 नोड्स, नोड A, नोड B, नोड C, नोड D, नोड E लेबल कर लिए हैं। E नोड को, ये जो सबसे नीचे नोड है, इसको आपने एक रेफरेंस नोड चूज़ कर लिया है, चूज़ E एज रेफरेंस नोड, और E का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है 0 वोल्ट, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब अगर आप नोड B को देखें तो नोड B के ऊपर एक करंट I1 लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इनकमिंग करंट लिखा I1 इज इक्वल टू एक करंट I2 ये नीचे R2 की जानिब जा रहा है, एक करंट I4 ये राइट साइड पे R4 की जा रहा है, तो इट मीन्स I2 और I4 यहाँ से लीव कर रहे हैं, तो इसलिए I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। I1 VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R1, I2 VB माइनस VC डिवाइडेड बाय R2, और I4 VB माइनस VD डिवाइडेड बाय R4। अब अगर आप देखें R1 की वैल्यू 1 ओम थी, मैंने R1 की जगह 1 ओम यहाँ पर प्लेस कर दिया, R2 की वैल्यू 2 ओम थी, यहाँ पर वो प्लेस कर दी, और उसके बाद R4 की वैल्यू 6 ओम थी, वो यहाँ पर प्लेस कर दी। अब पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो सिचुएशन बनेगी कि पूरी इक्वेशन को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद आप उसको रीअरेंज कर लेंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट नोड C के ऊपर इक्वेशन। नोड C वो नोड है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रजिस्टर्स मिल रहे थे, एक R2 और R3, और यहाँ पर अगर आप इस सर्किट में देखना चाहें तो जो करंट R2 में से पास करता हुआ इधर आता है वही करंट यहाँ से लीव कर जाता है। इट मीन कि एक करंट इसकी जानिब आ रहा है वो है I2, और एक करंट यहाँ से लीव कर रहा है वो है I3। तो इट मीन्स I2 और I3 बिल्कुल आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। I2 इज इक्वल टू I3, I2 B से C की जानिब जा रहा था VB माइनस VC ओवर R2, I3 VC माइनस VE ओवर R3,
R2 और R3 दोनों की वैल्यू 2 ओम थी, यहाँ पर आप 2 ओम प्लेस करें और ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। VE की वैल्यू आपको सबसे पहले पता चल गई थी कि ये रेफरेंस नोड है, ये 0 वोल्ट है, तो इसकी जगह आपने 0 पुट कर दिया, तो VB माइनस 2VC इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अब आप नोड A और E के दरमियान अगर आप देखें तो नोड A और E के दरमियान बैटरी E1 लगी हुई है, तो इट मीन्स नोड A का पोटेंशियल माइनस नोड E का पोटेंशियल वो E1 यानी पहली बैटरी के EMF के बराबर है। E का पोटेंशियल 0 वोल्ट था, तो आपने 0 पुट किया, तो VA इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो आप देखें डायरेक्टली हमारे पास नोड A का पोटेंशियल भी आ गया बिटवीन नोड D एंड E। D और E के दरमियान दूसरी बैटरी E2 लगी हुई है, तो VD माइनस VE इज इक्वल टू E2, VD माइनस 0 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। E2 की वैल्यू प्लेस कर दी, VE की वैल्यू प्लेस कर दी, VD इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो इट मीन्स अब हमारे पास 3 नोड के वोल्टेजेस ऑटोमेटिकली अवेलेबल हैं। VE 0 वोल्ट है, VA 6 वोल्ट है और VD 3 वोल्ट है। जस्ट हमारे पास 2 इक्वेशन रह गई, एक ये इक्वेशन नंबर 3 जिसमें VB माइनस 2VC इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन नंबर 2 जो कि 6VA माइनस 10VB प्लस 3VC प्लस VD इज इक्वल टू 0 है। अब आप क्या काम करें, VA और VD की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर दें। 6 इंटू VA की जगह 6 वोल्ट माइनस 10VB प्लस 3VC प्लस VD की जगह 3 वोल्ट। तो करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगी। 10VB माइनस 3VC इज इक्वल टू 39। मैंने इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 ये जो यहाँ पर लिखी हुई है VB माइनस 2VC, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लिया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो 10VB में से 10VB सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 20VC माइनस 3VC 17VC रह जाएगा, वो 39 माइनस 0 इज इक्वल टू 39। यहाँ से आपके पास VC की वैल्यू आ जाएगी, और जब आप VC की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो VB इज इक्वल टू 2VC, तो आपको 78/17 वोल्ट मिल जाएगा। अब आप इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हर रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट इजीली मालूम कर सकते हैं, I1, I2, I3 और I4। तो करंट मालूम करने का तरीका वही है कि I1 करंट आप देखें ये नोड A से नोड B की जानिब जा रहा है, तो A के पोटेंशियल में से B का पोटेंशियल माइनस करें और उसको R1 से डिवाइड कर दें। तो A का पोटेंशियल 6 माइनस B का पोटेंशियल 78/17 डिवाइडेड बाय R1, उसकी वैल्यू 1, तो 24/17 एम्पेयर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप 1 बाय 1 तमाम ब्रांचेज में से गुजरने वाले करंट्स इजीली मालूम कर सकते हैं। तो ये किरचॉफ करंट लॉ है जिसमें आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। बेसिकली उसकी स्टेटमेंट को जहन में रखें और जो कन्वेंशन हैं उनको जहन में रखें, और इसको जब आप जहन में रखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप नोड एनालिसिस के 5 या 6 पॉइंट्स को आप इस्तेमाल करें और किसी भी सर्किट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब आप किसी भी ब्रांच में से गुजरने वाला करंट मालूम कर चुके होते हैं तो जैसे उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो उस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मालूम कर सकते हैं। पोटेंशियल और करंट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप उस ब्रांच की पावर कंजम्पशन इजीली मालूम कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, कंक्लूड होता है। तो होपफुली आपको जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के साथ नेक्स्ट लेक्चर में पेश होंगे। अल्लाह हाफिज़।